नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत हो चुकी है प्राइमेट 4 की। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। प्राइमेट 4 में आपको दिखाएंगे आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कलेश भी भारी है। पूरी खबर डिटेल के साथ प्राइमेट 4 में आपके सामने होगी। तो वहीं अमेठी से भागे राहुल वायनाड में कैसे फंस गए, ये इक्वेशन में दिखाएंगे आपको कि कैसे और किसने किया कांग्रेस के युवराज के साथ खेल। ये प्राइमेट 4 में पूरी खबर आपके सामने होगी। तो वहीं यूसीसी की आर्ट से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या सवाल उठाए, शरिया या संविधान, किसे मानेंगे भाईजान, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। तो वहीं अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी, कैसे हो रही है तैयारी, जयपुर से तैयारी, ये भी आपके सामने खबर होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्राइमेट 4 में एक एक खबर आपके सामने होगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की 15 सीटों के लिए मतदान इस वक्त लगातार जारी है। राज्यसभा की 15 सीटों पर मतदान हो रहा है। 15 सीटों पर कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, तो कर्नाटक की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। हर एक स्टेट से अलग अलग इक्वेशन की खबर आ रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बात, जहां मतदान के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भारी उठापटक की खबर है। उत्तर प्रदेश में खबर तो यह भी कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी खुद सीएम कह रहे हैं शक के साथ कि 40 विधायक हैं, 40 के 40 अगर हमारे पक्ष में वोट कर देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। वहीं राज्यसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अखिलेश की बैठक में भी ये विधायक नजर नहीं आए। तो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने कल शाम ही इस बारे में आपको अपडेट किया था कि कौन कौन से विधायक इस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। मनोज पांडे का नाम उसमें शामिल था। और अभी अपडेट यह कि मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। गोसाईगंज, गौरीगंज के विधायकों ने भी झटका दिया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के दफ्तर के बाहर से मुख्य सचेतक की नेम प्लेट भी हटा दी गई। लेकिन अखिलेश यादव के साथ दगाबाजी करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायकों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। हम आपको उन तमाम विधायकों के नाम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला नाम राकेश पांडे, जो कि जलालपुर से विधायक हैं। दूसरा नाम कौशांबी से विधायक पूजा पाल का है। तीसरा नाम गोसाईगंज से विधायक अभय प्रताप सिंह। तो गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह भी इसी फहरिस्त में है। ऊंचाहाट से एमएलए मनोज पांडे, कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य। ये वो नाम जो कि कभी अखिलेश यादव के विश्वस्त थे, लेकिन चुनाव के वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अलग राह उन्होंने अपनी चुन ली, जिसका खामियाजा राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले जयंत चौधरी ने पीडीए का साथ छोड़ा। अब राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। ये खबर सामने है। अखिलेश यादव के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही। तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और अखिलेश यादव दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। कल हुई बैठक में भी दावा यही किया गया था, लेकिन बीजेपी ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं और सभी माननीय विधायकगणों जी का, मतदाताओं का हृदय से आभार। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत की तरफ तेजी के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त है। सभी माननीय विधायकगणों का समर्थन, आशीर्वाद बीजेपी के 8 प्रत्याशियों को। आप देखेंगे अभी रिजल्ट कुछ देर में आएगा और सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी 8 के 8 जीत रही है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों की भी क्रॉस वोटिंग की खबर है।
सूत्रों से खबर यह कि हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बड़ी खबर यह आ रही है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस में टूट के आसार हैं। 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। कांग्रेस के 6 से ज्यादा एमएलए क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। खबर ये तो साथ ही साथ जो 3 निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, वकील है पेशे से। हार का खतरा मंडरा रहा है। बहुमत के खिलाफ जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो सकती है इन विधायकों के चलते। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस में टूट का इशारा दे दिया। लेकिन सीएम सुक्खू अभी भी कांग्रेस की विचारधारा पर अडिग विश्वास के साथ टिके। सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। देखिए अभी तो बजट है, कल ही मालूम पड़ जाएगा। कल बजट है ना, बजट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हम उस पे वहां पर देखेंगे क्या हालात बनते। लेकिन मैं देख रहा हूं धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। और अब जरा हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए कि वहां पर संख्या बल कहां कैसे चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में सभी 68 विधायकों ने वोट डाले हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के ऐसे 6 विधायक हैं जो कि क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, कांग्रेस से अलग वोटिंग कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जो कि क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में ना जाकर के बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और यह बड़ी वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से हार का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात बिहार की होगी। बड़ी खबर बिहार से है। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारा हो चुका है। यानी बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, उस पर बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा यह तय हो चुका है। अभी तक जानकारी है कि बीजेपी के खाते में उसमें से 17 सीटें आई हैं, जेडीयू को 15 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 3 सीटें लोकसभा में दी गई। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 सीटें दी गई हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खाते में 1 सीट आई है। बिहार की सियासत को पूरे गणित के साथ समझाने वाली 6 तस्वीरें साथ में। बीजेपी के पास 17 सीटें, जेडीयू के पास 15, चिराग पासवान के पास 3 सीटें, उनके चाचा पशुपति पारस के पास 2 सीटें, आरएलजेपी को 1 सीट दी गई है, तो वहीं हमको भी 1 सीटें दी गई। और अब हाईटेक ग्राफिक के जरिए बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग के पूरे फॉर्मूले को आप समझिए क्या हो रहा है। वहां पर बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू को 15 सीटें, तो एलजेपी रामविलास को 3 सीटें दी गई चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति को 2 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट दी गई है इस लोकसभा चुनाव में। यह पूरा फॉर्मूला है बिहार के अंदर कि कैसे आगे बढ़ना है। यह खबर सूत्रों के हवाले से है और बहुत जल्द संभावना यह भी है कि टाइम्स नाउ नवभारत इस खबर के ऊपर औपचारिक मोहर भी लगती हुई आपको नजर आएगी। वहीं अमेठी के बाद वायनाड सीट पर राहुल के लिए संकट लगातार मंडरा रहा है। राहुल को वायनाड सीट छोड़नी पड़ सकती है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग राहुल के सामने खड़े हो चुके हैं। सीपीआई ने वायनाड से एनी राजा को राहुल के अगेंस्ट में उम्मीदवार के तौर पर उतार चुकी है। एनी राजा कौन है? एनी राजा सीपीआई नेता डी राजा की धर्मपत्नी है। एनी राजा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए कह भी दिया कि कांग्रेस को राहुल गांधी की चिंता करनी चाहिए, मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ने वाली नहीं हूं। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए कि पहली तस्वीर सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी जो कि वायनाड पहुंचे थे पिछली दफा चुनाव लड़ने के लिए, अब क्या वायनाड भी राहुल गांधी छोड़ने वाले हैं एनी राजा की उम्मीदवारी के बाद? कर्नाटक या तेलंगाना से किसी सीट से क्या राहुल गांधी उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर एक बार फिर अपनी परंपरागत और पुश्तैनी सीट पर राहुल गांधी चुनावी दावा ठोकेंगे और सामने होंगी स्मृति ईरानी? लेकिन वायनाड से उम्मीदवार उतारने के बाद सीपीआई ने राहुल गांधी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीपीआई ने सवाल पूछा कि बीजेपी के डर से राहुल गांधी भाग क्यों रहे हैं? राहुल गांधी उत्तर भारत को छोड़ क्यों रहे हैं? केरल में सिर्फ 20 सीटें हैं, बड़ी लड़ाई उत्तर भारत में, वहां जाकर कांग्रेस को अपना परचम लहराना चाहिए, राहुल गांधी को वहीं रहना चाहिए। राहुल के अमेठी से भागने से बीजेपी को एक मौका मिल गया। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथी खुद राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि 2019 में भी अमेठी से हारने और भागने से लोगों में गलत मैसेज गया। कांग्रेस पिछली जो गलती कर चुकी है उन गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही? नेतृत्व अगर सीट छोड़कर भागता है
तो कैडर को संदेश गलत जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी कि क्या राहुल गांधी के साथ साथ ये सवाल सोनिया गांधी से भी पूछा जा रहा है, क्योंकि रायबरेली सीट से छोड़ करके वो राजस्थान से राज्यसभा के तौर पर सदन में जाने की तैयारी में। उन्होंने कहा कि सीपीआई से नहीं बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई है। ये कांग्रेस को कब समझ आएगा? तो सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने कांग्रेस पर हमला बोला कि राहुल गांधी की चिंता भाई मुझे क्यों करनी है? राहुल गांधी की चिंता अगर करनी है तो कांग्रेस को करनी चाहिए। राहुल के बारे में किसी को सोचना है तो कांग्रेस सोचे। मैं अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लूंगी। राहुल गांधी कांग्रेस सोचेगी राहुल का मैं क्यों परेशान हो राहुल गांधी के बारे में? मैं परेशान होने का नहीं है। मुझे मेरी पार्टी ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। पिछली 40 साल 45 साल में संगठन का काम दिया था, वही जिम्मेदारी दिया था मुझे। अभी पार्टी ने मुझे एक अलग जिम्मेदारी दे रही, तो मुझे ये देखना है मैं वो बिल्कुल सक्सेसफुली वो कैसे निभाए। वही मेरा चिंता वही है। राहुल गांधी के कहीं पर भी लड़े या वो जीत कंटेस्ट करे या ना कंटेस्ट करे, ये सब तमाम चीजें कांग्रेस के ऊपर है। तो वायनाड सीट जहां से पिछली दफा राहुल गांधी जीते थे, उस सीट को लेकर घमासान और तेज हो चुका है। एनी राजा पर ने कांग्रेस पर पलटवार किया तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि राहुल किसी भी सीट से जीत सकते हैं। ये कह रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं एनी राजा के बयान को लेकर के राहुल गांधी किसी भी सीट से जीत सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया है किसी भी हिस्से से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी पूरे देश में लोकप्रिय है, ये कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते सुप्रिया श्रीनेत को भरोसा है। लगता है कि जितना मौलिक अधिकार वोट देने का है उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का है। मैं बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। मुझे तो इस बात का फक्र है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर है कि वो विंध्याचल के उत्तर या दक्षिण कहीं से भी चुनाव लड़ जाएं, जीत जाएंगे। ऐसी हिम्मत एक बार मोदी जी भी करके दिखाए ना। जाए विंध्याचल के दक्षिण, जो इस देश का हिस्सा है, वहां से लड़के दिखाएं। लड़ नहीं पाएंगे मोदी जी। और जहां तक घटक दलों की बात है, जो जहां से चुनाव लड़ना चाहता है लड़ेगा। तो बिहार में तो एनडीए की सीट बंटवारे पर बात बन गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन फंस चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगने वाला है। पीडीपी को एक सीट देने की बात थी, लेकिन इसी बात पर अब बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को एक सीट देने से इनकार कर दिया। कश्मीर की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद लड़ना चाहती है। जम्मू की 2 सीटों से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये सूत्रों के मुताबिक खबर सामने है। लेकिन ये इक्वेशन क्या साथ आने के लिए बन पाएंगे या नहीं, यह विकट सवाल खड़ा हो चुका है इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। तो अब जरा आप ग्राफिक के जरिए देखिए कि आखिर पेच फंस कहां रहा। क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कश्मीर की तीनों में से एक सीट पीडीपी को देने का दबाव है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कतई देने के मूड में नहीं। इसी एक सीट पर पेच फंसा हुआ है और यही पेच जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन के भविष्य का फैसला भी करेगा। राजस्थान के कोटपुतली में शराबबंदी को लेकर स्थानीय लोगों ने मतदान करवाया। कांसली गांव में कुल 2919 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वोटिंग में महिलाओं ने जमकर भागीदारी की। शराब के ठेके के पक्ष में सिर्फ 4 वोट पड़े। शराबबंदी के बाद गांव वालों ने डीजे बजाकर खुशी जताई। गांव वालों का कहना है कि शराब ने उनके गांव को बर्बाद कर दिया। वहीं देश के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए 4 गगनॉट्स का चुनाव कर लिया गया और आज केरल के तिरुवनंतपुरम से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पीएम मोदी ने खुद इन 4 अंतरिक्ष वॉरियर से मुलाकात की। इसरो और एयरफोर्स ने लंबी तलाश और प्रक्रिया के बाद इस मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को मिशन के लिए चुना है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर इस मिशन के कमांडर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। साथ ही इसरो में 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी
एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। हालांकि अंतरिक्ष में इंसान को भेजना कोई आसान काम नहीं, बल्कि इसमें कई जोखिम है और यही वजह कि इसके लिए लोगों को चुनाव बेहद सावधानी से किया जाना जरूरी था। आपको बताती हूं, जो 4 गगनयान चुने गए उनको किस तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ा। इसरो और एयरफोर्स ने इन 4 को चुना है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण चुने गए, जिनमें से ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर मिशन के कमांडर होंगे। इसके अलावा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला मिशन का हिस्सा रहेंगे। इन 4 को हर तरह के फाइटर प्लेन उड़ाने में महारत हासिल है। सैकड़ों पायलट्स के टेस्ट किए गए और उन टेस्ट के बाद 12 लोगों का ग्रुप बना। कई राउंड के फिर टेस्ट किए गए, उनमें से 4 बेस्ट पायलट फाइनल किए गए, क्योंकि चारों आपकी स्क्रीन पर। 2020 की शुरुआत में रूस में इनकी ट्रेनिंग करवाई गई। इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में इनकी ट्रेनिंग कराएगी। चारों टेस्ट पायलट की फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए चारों के चारों हर तरीके से मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार। वहीं भारत के पहले स्वदेशी मिशन गगनयान में 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। चारों एस्ट्रोनॉट 7 दिनों तक स्पेस में रहेंगे। इसका बजट करीब 10,000 करोड़ रुपए है, जो कि अभी तक का प्राथमिक बजट सामने आया। लेकिन मिशन गगनयान की कामयाबी के साथ ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। भारत अंतरिक्ष में अपने दम पर जाने वाला 4था देश बन जाएगा। अपने दम पर जो अंतरिक्ष में पहुंचेगा। इससे पहले कौन कौन से देश गए थे, जरा तारीख के साथ आप नोट करते जाइए। रूस 12 अप्रैल 1961 यूरी गगारिन पहुंचे थे, 108 मिनट स्पेस में रहे। अमेरिका पहुंचा 5 मई 1961 को। एलन शेफर्ड थे, वहां पर 15 मिनट तक स्पेस में रहे। चीन ने 15 अक्टूबर 2003 को मिशन लॉन्च किया। यांग लिवेड वहां पहुंचे, 21 घंटे स्पेस में रहे। तो भारत 2025 में गगनयान से पहुंचे गए 4 एस्ट्रोनॉट, जो कि कई दिन तक वहां रहने वाले हैं। उसी की तैयारियां हैं। वहीं मुस्लिम विवाह कानून रद्द करने पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। असम सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि हेमंता सरकार शरीयत छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में पाबंदियां सिर्फ मुस्लिमों पर ही लागू हैं। अगर निकाह नहीं होगा तो मुस्लिम कैसे शादी करेंगे? ट्राइबल्स को नए कानून में छूट क्यों मिली हुई है? इस सवाल के साथ निशाना साधते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार पर। उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, उसमें भी क्या कर दिए, एक्सेप्शन दे दिए। ट्राइबल्स को अप्लाई नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के एक्सेप्शन वो अप्लाई करेंगे, हिंदू अडॉप्शन एक्ट के एक्सेप्शन। तो भाई जब एक्सेप्शन दे रहे तो यूनिफॉर्म कहां है? वो आप सिर्फ मुसलमानों को उनका रिलीजियस कैरेक्टर छीनना चाह रहे, मेरी मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे आप। भारत सरकार का डेटा है 12 लाख बच्चियों की या बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई। कितने मुसलमानों की बताओ? मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और वहां के हेमंत बिस्वा शर्मा को, बताओ 84% नॉन मुस्लिम की हुई चाइल्ड मैरिज, 11% मुसलमान उसमें है। मगर आप बाजा बजा रहे, हमारा बदनाम कर रहे पूरे देश में। चाइल्ड मैरिज सब में हो रही कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को? और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी, तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है।
तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए। मेरा निकाह मैं नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज में कैसा करूंगा बताइए? अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो वो वाइडेबल है, वाइड नहीं होती शादी, ये कानून है। तो किसके कान में फूल लगा रहे बीजेपी आरएसएस वाले? और ये क्या बात है कि आप एक्सेप्शन दे रहे हो उसको, ट्राइबल्स को? क्यों देंगे एक्सेप्शन ट्राइबल्स को? आप एक्सेप्शन दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है, स्पेशल मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है। तो मकसद एक ही है कि आसाम के मुसलमानों का रिलीजियस कैरेक्टर खत्म कर दिया जाए। वहीं शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। ममता सरकार को राज्यपाल ने अल्टीमेटम दे दिया है। ये बड़ी खबर यह कि राज्यपाल आनंद बोस ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया ममता सरकार को कि शेख शाहजहां को आपको गिरफ्तार करना होगा। इससे पहले कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया, कोर्ट की तरफ से जो संदेश दिया गया था, वो आपको बताया था कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लुकआउट, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लुकआउट नोटिस को लेकर भी फैसला किया गया था और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। 7 दिन का वक्त टीएमसी तरफ से दिया गया तो बीजेपी ने निशाना साधा और अब खुद राज्यपाल आनंद बोस ने कहा कि 72 घंटे हैं, गिरफ्तार कीजिए। संदेश खाली पर ममता सरकार का पहरा है। जो भी संदेश खाली में कदम रखेगा, दीदी की पुलिस उसे उठा लेगी। संदेश खाली के सच का पर्दाफाश न हो जाए, लिहाजा संदेश खाली पहुंचने से पहले ही विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। टीएमसी और ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी संदेश खाली के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन दीदी की पुलिस ने नौशाद सिद्दीकी को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नौशाद की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन ममता दीदी टच से मस नहीं हो रही। बंगाल सरकार हिंसा के आरोपी को पनाह देने में जुटी है। तो वहीं शाहजहां को लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। एफआईआर में भी बतौर अभियुक्त शाहजहां शेख का नाम है। ऐसे में उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? संदेश खाली के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। बंगाल पुलिस ने संदेश खाली की घेराबंदी कर रखी है। ना तो कोई संदेश खाली जाएगा और ना ही कोई संदेश खाली से बाहर आएगा। और आगे दिखाएंगे आपको कि पुतिन की बारूदी बारिश में कैसे धुआं हुआ यूक्रेन। लेकिन पहले देखिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आज महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। एमवीए का आरोप है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के हालात बेहद खराब हैं। एमवीए विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने हाथ में टॉय गन लेकर प्रदर्शन किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए विड्रॉ करने के मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए विड्रॉ करने के मामले में शिवसेना शिंदे ग्रुप ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत की थी। आरजेडी विधायक किरण देवी के आवास पर आज ईडी ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक के भोजपुर और पटना स्थित आवास पर ईडी ने रेड की। किरण देवी लालू परिवार के बेहद करीबी अरुण यादव की पत्नी है। पहले भी इनके कई ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर चुकी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही सुनवाई 14 मार्च तक टल गई है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए 7 से 10 दिन का समय मांगा था। इससे पहले सीबीआई मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से बीजेपी के 7 विधायकों के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने कहा था कि अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है, ऐसे में विशेषाधिकार समिति को अपनी कार्यवाही जारी नहीं रखनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि विधायकों के निलंबन की वजह से उनके निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा। आर्मी ने एक कड़ा युद्धाभ्यास किया। पोखरण फायरिंग रेंज से दरादर मिसाइल दागी गई, जहां फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल की टेस्टिंग की गई। ये तस्वीरें हैं जहां एक बड़ा युद्धाभ्यास करते हुए नजर आए। ये मिसाइल दगती हुई आपको दिखाई नजर आ रही है और ये
भारत की सैन्य शक्ति का जीता जागता प्रमाण, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर ने कहा कि इस युद्धाभ्यास का मकसद सरहद की सुरक्षा को मजबूत करना, ताकि दुश्मनों के किसी भी संभावित हमले का माकूल जवाब दिया जा सके। और आगे दिखाएंगे आपको